बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद खत्म हो गई, अब कुछ बात करते हैं कारोबार की। 3-4 बड़ी खबरें। पाकिस्तान ने $1 अरब की बॉन्ड्स की अदायगी आलमी मार्केट में कर दी है। बड़ी खबर है इसलिए कि पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का मामला इसी से जुड़ा हुआ था। इसके साथ साथ एशियाई डेवलपमेंट बैंक की एक रिपोर्ट आई है जिसमें 3-4 चीज़ें बड़ी मज़ेदार हैं, आपके सुनने की भी हैं, तबसरा करने की भी हैं। लेकिन उससे पहले ये भी जायज़ा लेंगे कि पाकिस्तान IMF के प्रोग्राम में एक मरतबा फिर दाखिल होने की तरफ है। और इससे पहले IMF की सरबराह कहती हैं कि पाकिस्तान कामयाबी के साथ तमाम मामला हल कर रहा है, लेकिन इस्लाहात का अमल जारी रहना चाहिए क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीज़ों में कसर बाकी है। एशियन डेवलपमेंट कहता है कि इस्लाहात पर अमल किया गया तो माशी बहाली का अमल इस साल ही मुकम्मल हो जाएगा, यानी कि शुरू हो जाएगा। मुकम्मल तो खैर ज़ाहिर है उन्होंने भी नहीं कहा और यहाँ लिखा हुआ भी नहीं है, मैंने मुँह से कह दिया है, लेकिन वो कहते हैं कि इस्लाहात पर अमल हुआ तो माशी बहाली का अमल इसी साल शुरू हो जाएगा। सियासी अदम इस्तेहकाम माशी बहाली और इस्लाहात के लिए बड़ा चैलेंज है। अब सियासी अदम इस्तेहकाम से इनकी मुराद क्या है, क्योंकि नए इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में तवक्का की जा रही है कि अब इस्तेहकाम की तरफ मामलात जाएंगे। इसके अलावा एशियाई डेवलपमेंट बैंक ये भी कहता है कि पाकिस्तान में रवा साल महंगाई 25% तक रहेगी। मेरे साथ मौजूद है अशफाक यूसुफ तोला साहब, साबिक वफाकी वज़ीर हैं। मज़ेदार बात यह है कि इन तमाम चीज़ों से लोगों के मामलात जुड़े हुए ज़रूर हैं, लेकिन करेंसी के हवाले से इस वक्त बड़ी बातें गर्दिश कर रही हैं कि करेंसी इस्तेहकाम का शिकार होगी, इस्तेहकाम की तरफ जाएगी और डॉलर रेट गिरेगा। अगर कहा जाए कि ये गुफ्तगू तोला साहब ने हमारे ही प्रोग्राम में शुरू की थी, मैं ज़रा आपको एक क्लिप दिखाता हूँ। तोला साहब ने कहा कि 235 रुपये का डॉलर हो जाएगा, और मुझे याद है कि प्रोग्राम के बाद कई लोगों ने बोला यार क्या बात है तुम तोला साहब की चला रहे हो, 235 का डॉलर कहाँ होगा। लेकिन अब टॉक ऑफ द टाउन ये है, कोई कहता है 210 का होगा, कोई कहता है 220 का होगा, और तोला साहब देके गए थे 235 का रेट। और मेरा ख्याल है ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, रमज़ान के दौरान या उसके आसपास किसी वक्त की बात है। फात भी जरा वो क्लिप चलाएं ताकि फिर मैं तोला साहब से उसके ऊपर रोशनी डालूं। आज आपका ये डॉलर, मैं आप वसूख के साथ कह रहा हूँ 250 से ऊपर का, 235 का है। तोला साहब ये तो बाद लोग कहते हैं 300 का है, आप कहते हैं 235 का है। मैथमेटिकल मॉडल कह रहा है आपका, मैं चलो गलत कह रहा हूँ। गोल्डमैन सैक ने कहा कि रुपीज अंडर वैल्यू बाय 20%, तो 280 से 20% निकालो, 56 रुपए निकलते हैं तो 224 का बनता है उनके साथ। तो किसने फिर इसको अंडर वैल्यू किया हुआ है? हम भाई जो स्टेट बैंक बाई कर रहा है आपका, $2 बिलियन उन्होंने बाई किए, $2 बिलियन बाई किए हैं। अगर वो बाई नहीं करते इंटर बैंक में तो डॉलर तो नीचे आना था। क्लिप आपने देखा, तोला साहब मेरे साथ मौजूद है। तोला साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, ईद मुबारक हो आपको। गुज़िश्ता तो गुजरे हुए 2-4-5 दिन हो गए। तोला साहब 235 का डॉलर आप कह के एक बहस मार्केट में छोड़ गए। पहले भी आप ये काम करते रहे, मुझे याद है। मेरे पास अब क्लिप्स अगर निकलवाऊँ तो पूरी लाइब्रेरी से बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी। मैं 2019 की, 18 की, 20 की, मतलब हर जगह आपने कहीं ना कहीं करेंसी रेट पे जब बात की तो फ्लक्चुएशन हमने देखी। और एक दफ़ा तो ऐसा भी हुआ कि जो रेट आपने बोला था वैसे ही हुआ, क्योंकि ज़ाहिर है कि आप इसहाक डार साहब की तरह जो है वो मेरे ख्याल है ज़िद्दी आदमी है। उन्होंने भी कहा था कि 100 रुपये का डॉलर होगा। शेख रशीद साहब ने कहा सियासत छोड़ दूंगा, वो सारी बातें आपको याद ही हैं। तो करते क्या हैं ये डॉलर का रेट का हिसाब किताब आप कैसे करते हैं, और करीब करीब कैसे, पिछली दफ़ा भी पहले भी हुआ था, तो 235 की बहस आपने क्यों शुरू करवाई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो गुज़श्ता से पेवस्ता ईद मुबारक आपको और नाजरीन को। देखें, ये कोई ऐसा तो नहीं है ना आई वोक अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड और मुझे 280 नज़र आ गया, और राइट साइड ऑफ द बेड तो मुझे 235 नज़र आ गया। ये एक पूरा एक साइंस है, एक मैथमेटिकल मॉडल होता है जिसके तहत ये कैलकुलेशन होती है पूरी। उसमें हम मरूद खातिर रखते हैं कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कितना होगा, प्रोजेक्टेड कितना, वो 3 पीरियड्स का लिया जाता है। फिर हम देखते हैं हमारा टारगेट क्या था, फिर हम देखते हैं इम्पोर्ट एज द परसेंटेज ऑफ GDP कितना है, एक्सपोर्ट एज द परसेंटेज ऑफ GDP कितना है, और फिर इसके बाद हम देते हैं कि हमारी इंपोर्ट की इलास्टिसिटी कितनी है और एक्सपोर्ट की इलास्टिसिटी कितनी है। बिल्कुल ठीक है। उसके हिसाब से हम ये, एक आपने वर्ड सुना होगा रीर, जिसका इंडेक्स आपको हर महीने स्टेट बैंक का पब्लिश मिल जाता है। उस रीर की हम डिजायर्ड चेंज निकालते हैं, वो एक मैथमेटिकल मॉडल है, उससे निकलती है। फिर हम एक अजम्पशन लेते हैं कि इसका पास थ्रू इम्पैक्ट कितना होना चाहिए इन्फ्लेशन पे, उसके ज़रिए हम निकाल लेते हैं कि इसका इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट कितना है। उसके ज़रिए फिर हम क्रॉप अप करते हैं कि जी एक्चुअल वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए, फिर हम देखते हैं कि एवरेज वैल्यूएशन क्या है। उसके बाद हम उसको निकाल के देखते हैं कि आपकी रुपये की वैल्यूएशन 3 पीरियड में क्या होती है और उसका एवरेज निकाला जाता है। तो ये कोई अक्कड़ वक्कड़ बम्बे बॉ की साइंस नहीं है। इसमें एक प्रॉब्लम था। नंबर 2, ये मैं आज से 1 साल से कह रहा हूँ, जब
आप ब्लूमबर्ग ने देखा होगा 245 बता रहा था और 278 का होता था आपकी मार्केट में। उस वक्त मैं, क्योंकि वजारत की टोपी पहनी हुई थी इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते थे, उस वक्त भी हम कहते थे कि आप चले हमारी बात ना माने, इनकी बात मान लें। आज जब वो मॉडल मेरे पास खुद अपना ही मौजूद है और मैं बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि इस मॉडल के एतबार से 235 रुपए से ज़्यादा का डॉलर नहीं है, फिर आप देख लीजिए। इसके बाद आज मुख्तदर हल्के कह रहे हैं 250, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कह चुके हैं 240 तक डॉलर लाना है, यानी कि है तो लाना है ना। बिल्कुल 224। क्योंकि एक वक्त में वाइस वर्सा बहस बड़ी मुख्तलिफ थी हमारे मुल्क में कि हमने डॉलर को हमने कंट्रोल किया, वो भी गलत बहस थी। मैं आज आपको कह रहा हूँ, मैं गोल्डमैन सैक्स जब 224 कह रहा है, आज एक और अखबार ने कह दिया किसी सीनियर बैंकर के हवाले से, आई डोंट नो अपनी कोई वैल्यूएशन की है कि नहीं की है, वो 220 कह रहे हैं। तो कोई, मेरा ख्याल है इतना तो नहीं है ना। आप अगर फर्ज करें अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो जाहिर बात है मुझे आप साबित कर देंगे मैं गलत। और दूसरी बात यह है कि 3.5 अरब डॉलर के, मेरी इतला के साथ 3.5 अरब डॉलर के करीब स्टेट बैंक ने बाई किए हैं मार्केट से। तो अगर आप बाई ना करते तो सीधी सीधी बात आज आपने देखा, और ये अच्छी बात है। और मैं ये कहता हूँ ऑप्टिमम रेट पे बाय करें। अगर देखें ना, आप बाय सहारा देने के लिए कर रहे हैं एक्सपोर्टर को, तो ये ज्यादती है। आप फ्री मार्केट की बात करें, IMF भी अगर कर रहा है, मेरी इतला ये है कि ये IMF के नॉलेज के साथ हो रहा है सब, और मेरा ख्याल है ये हमारे मुल्क के मुफाद नहीं। लेकिन जब ये इसहाक डार साहब बोरो करते थे तो हम उस वक्त कहते थे तो बड़ी तबाही मचा रहे हैं। कब बोरो किया है इसहाक डार साहब? माजी में जब बोरो करते थे। नहीं सर, गलत है। मैं आपको इल्जाम लगता था उन पे, उनके लिए कहा जाता था। सर आज भी मिसनोमर है। हम सिर्फ है ना जो एक हवा के साथ एक चल पड़ते हैं, किसी को नहीं पता होता कि रियल फैक्ट्स क्या है। इसहाक डार साहब के दौर में जब IMF का प्रोग्राम था, IMF आपको कह सकता है कि अक्टूबर 13 से लेके अक्टूबर 16 तक जो 3 साल का इसहाक डार साहब ने प्रोग्राम किया, उसकी नज़ीर आज तक नहीं मिल रही। दूसरी बात ये याद रख लीजिएगा, उस दौर में मैं बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि 3 सालों में स्टेट बैंक ने 1 सेंट भी मार्केट में नहीं फेंका, बल्कि 1.88 अरब डॉलर हमने मार्केट से बाय करके रिजर्व को बढ़ाया था। तो ये, और वो हमने मार्केट रेट पे लिया था, उस रेट पे नहीं लिया था जो कि हम सहारा देने के लिए मार्केट करें। आपको पता है 98 से भी नीचे आ गया था और 94 तक आ रहा था। ये सिर्फ एक्सपोर्टर को सहारा देने के लिए 104। नहीं, थोड़ा सा मुझे एक बात बताएं, ये एक्सपोर्टर हैं कितने हमारे यहाँ जिनको सहारा देने के लिए हम सारा कुछ करते हैं? देखिए, एक्सपोर्ट हमारी डिक्लाइन की तरफ है। गैस हम उनको दे दें, सब्सिडीज हम उनको दे दें, हर चीज़ उनको दे दें, गुर्दा भी ले लें, जो है ना वो पित्ता भी ले लें, तिल्ली भी ले लें, ये तो बात कोई ना हुई ना। मतलब एक्सपोर्ट या तो फिर बढ़े, फिर आपको टारगेट भी साथ दें। मैं कल कहीं बैठा हुआ था तो मैंने यही इनसे बात की थी कि टर्फ की 3 बिलियन डॉलर की हमने ये एक्सपोर्टर्स के हवाले से दी ना। दूसरा 2017 में जब ये बहुत ज़्यादा बात चली कि जी के रुपया आपका बहुत ही ज़्यादा स्टैग्नेंट आपने कर दिया और हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो यही कहा गया कि यार आप चलें, आप इंसेंटिव बोनस ले लें हमसे एक्सपोर्ट बढ़ा के, और रुपये में ले लें, हम आपको डॉलर में नहीं दे सकते क्योंकि डॉलर आप बढ़ा के हमारे लिए बाकी इन्फ्लेशन काफ़ी होगा। मुझे याद है 165 बिलियन रुपीस का हमने रखा हुआ था सब्सिडी इनके लिए कि अगर ये परफॉर्मेंस देते हैं तो हम उनको देंगे। वो उनको कम नजर आई। शायद खाकान अब्बासी साहब आए तो उन्होंने उसको 186 बिलियन कर दिया था, बढ़ा दिया, और 10% डी वैल्यू भी हो गई थी उस वक्त करेंसी। क्या परफॉर्मेंस आई है देखिए। तोला साहब यही सवाल है, हम इससे आगे नहीं जाएंगे। मुझे इस बात का आप जवाब दें। गैस आप कहते हैं कि जी उनको जो है वो LNG ना दें, उनको जो है वो जो नेचुरल गैस हमारे पास है घरों से काट दें। ठीक है, वो एक लंबी बहस है घरों में देनी है नहीं देनी, लेकिन जो पावर सेक्टर है वो कहता है गैस हमें दें, इंडस्ट्रीज़ कहती हैं हमें दें, लेकिन उसके अंदर हम प्रेफर करते हैं कि इंडस्ट्रीज़ को दें। यहाँ तक चलें, एक बात हो गई। और इसलिए प्रेफर करते हैं कि जी एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे, डॉलर आएंगे। यहाँ तक बात भी तोला साहब कोई गलती तो नहीं की मैंने अभी तक? तो मसला ये है कि इसके अंदर जब एक्सपोर्ट्स बढ़ ना रही हो बल्कि कम हो रही हो, तो आप घर बिठा के उनको खिला भी रहे हैं और एक्सपोर्ट बढ़ भी नहीं रही। या तो फिर कोई टारगेट होना चाहिए ना। मैं आपसे कहूँ कि जी आपका टारगेट है तोला साहब 100 रुपए की एक्सपोर्ट करें, 150 की एक्सपोर्ट करेंगे, 50 रुपए के ऊपर आपको मैं बोनस दूंगा। सर होना यही चाहिए था कि आप रुपये में बोनस दे दें इनको, ये डीवैल्यूएशन ऑफ द करेंसी ना दें। बिकॉज कि मैंने भी ये मॉडल जो इवॉल्व किया है ना, ये इसलिए मैंने बनाना पड़ा मुझे कि मेरे एक क्लाइंट हैं, उन्होंने वो इज इन आउट ऑफ US, इज अ बिग इम्पोर्टर फ्रॉम पाकिस्तान। तो वो यही कहता, बोला हर दूसरे दिन हमारे पास आके ये जो आपके एक्सपोर्टर हैं वो रोते हैं, तो आप बताएं यार इसका क्या हल है। तो फिर देन दे एंगेज अस और वी हैव मेड द वैल्यूएशन मॉडल। बट
ये इनसे इजाज़त लेके मैं कर रहा हूँ कि ये मैं मॉडल की इंटीग्रेसीज में मैं नहीं जाता, मगर आपको मैं रेट जो है मुझे उनसे मैंने परमिशन लेके आपको बताया, वरना एक कॉन्फिडेंशियल असाइनमेंट होता है तो आप नहीं करते। पे कर रहे हैं आपके, दे आर पेइंग मी, सो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो भी है, हमारे एक्सपोर्टर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, हमें बहुत बड़ी एम्प्लॉयमेंट देती है, हमारी रिसोर्सेज को काफ़ी मेरा ख्याल है इनसे फ़ायदा है, मगर हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि उनको जितनी भी बेनिफिट आप दें वो लोकल करेंसी में दे दें, इंस्टेड ऑफ कि आप ये जो है ना डिवैल्यूएशन कर करके आप कमर तोड़ रहे हैं हमारी सबकी। और सर डिवैल्यू से नुकसान भी तो होते हैं ना। तो सर यही तो मेरी बात सुने, देखिए इस बात पे कौन 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 शहीद हुआ है। सबसे पहले मोहम्मद इसहाक डार साहब IMF के हवाले से शहीद हो गए, फिर असद उमर साहब भी हो गए, और यही चीज़ थोड़ी बहुत हेड ऑन लेने की कोशिश की शौकत तरीन साहब ने, तो सभी माशाल्लाह। अच्छा इसमें एक चीज़ और बताया, शौदा की लिस्ट और भी लंबी हो सकती है। देखिए चले अल्लाह ताला जो है उनको जन्नत नसीब करे। नहीं ये वाले नहीं यार, ये शौदा रियल वाले नहीं, IMF वाले। अच्छा मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अब IMF के प्रोग्राम में हमने ये स्टैंड बाय भी मुकम्मल होगा, फिर हमने प्रॉपर प्रोग्राम में जाना है ना, और जाहिर है कि 1.5-2 साल तो फिर आप दाएं बाएं हाथ नहीं मार सकते, लेकिन क्या IMF का दबाव भी इसके ऊपर होता है कि आप डॉलर रेट को हमारी मर्जी के मुताबिक रखें? मेरी इंफॉर्मेशन ये है हाँ, और अभी भी जो हो रहा है मेरे हिसाब से सिर्फ 4 लोगों को ये पता था कि ये बाइंग हो रही है, और उनमें IMF की एक कंट्री रेप थी। तो नहीं इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है, असल में थोड़ा सा इसमें मसला क्या है, देखें एक आम आदमी की हैसियत से ना हमें ये बात तस्लीम करनी चाहिए कि IMF को हमें यहाँ पे भाऊ बना के नहीं पेश करना चाहिए या विलन बना के नहीं पेश करना चाहिए। जब वो आपका लेंडर है, आपको कर्ज देता है, तो फिर वो पूछेगा भी भाई कैसे वापस करोगे? मैं आपको बताता हूँ, वापस करने के जो तरीके हैं ना, वो आपका ऑब्वियसली उनकी जो फिक्र होनी चाहिए वो हमारी रिफॉर्म्स की तरफ होनी चाहिए, और ऑब्वियसली इनकी ये फिक्र बिल्कुल ठीक है कि जी आपकी जितना बड़ा सर्कुलर डेट हो रहा है, जो आपके टैक्स की लीकेजेज हैं, इनको आप प्लग करें। दूसरी जो साइट है ना आपकी, जो मॉनेटरी साइट जिसमें आपकी बैंकिंग इन्फ्लेशन, देखिए हमने स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंस दी है 2 साल में, क्या फ़र्क पड़ी है आपकी मईशत पे? मुझे बता दें कोई उन्होंने इंडिपेंडेंस अपनी एक्सरसाइज की, कहीं पर आपको ये नज़र आया कि कोई इन्फ्लेशन कंट्रोल का, तो काम ही इन्फ्लेशन कंट्रोल करना था, कहाँ से हुई? ये तो सारी कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ रही है और आती रहेगी। बल्कि मैं मज़ेदार खबर देख रहा था, स्टेट बैंक ने बयान आज ऐसे जारी किया कि स्टेट बैंक ने पाकिस्तान के $1 अरब की अदायगी कर दी, जैसे स्टेट बैंक ने जो है वो कोई चलो अच्छी बात है उन्होंने कर दी है, फीता लग जाए, पाकिस्तान कहलाएगा ना, उनका इम्तियाज भी मिल जाएगा, उनको भी कोई बात नहीं। मेन मसला ये है कि भले कर दिए चले, मगर वो आपने बाई करके किए, आपने सहारा दिया है, ये आप कम से कम 45 रुपए का डेल्टा दे रहे हैं आप एक्सपोर्टर को, या जिसको भी दे रहे हैं चले, तो 45 रुपए के हिसाब से अगर मैं आपको कहूँ कि जी मेरे ये स्टेट बैंक के रिजर्व से ये गए हैं $3.5 अरब, तो मेरा ख्याल है 150 अरब मेरे जो गवर्नमेंट का प्रॉफिट था वो गया। बिल्कुल। और इसका पास थ्रू इन्फ्लेशन इम्पैक्ट 5% आएगा। वो 5% इन्फ्लेशन इम्पैक्ट आप मुझे बताइए कि मेरे डेट सर्विसिंग को, मैं हमेशा कहता हूँ, वो कम से कम 2.5 या 4 अरब रुपए, ट्रिलियन रुपीज, खरब, 25 खरब का आपका वो है, और इसकी वजह से आप कितने और काम कर सकते हैं। तोला साहब ये तो हो गई किताबी बातें ना, किताबी नहीं है, हकीकत है। चले मतलब किताबी से मेरी मुराद ये है कि ये ज़ाहिर डॉक्यूमेंटेड बातें हो गई सारी। अब मुझे बताएं प्रेडिक्शन आप अपनी कि पाकिस्तान जो आप फार्मूला दे रहे हैं या जो आप बता रहे हैं, क्या इसमें हकीकी तौर पे भी इस पे कोई अमल हो रहा है? खबर देना आप इसके साथ साथ, क्या पाकिस्तान में डॉलर डिक्लाइन की तरफ जाएगा? जिन लोगों ने अलमारियां भरी हुई हैं, अलमारियों से कुछ नहीं होता। देखें मेरी बात सुने, जिस दिन आपने अपना रिएक्शन दिखाया, जिस दिन आपने देखा होगा कि शरत बंद हुई आपकी, पोरस बॉटल, अब लीकेज कम हो गई है वहां से, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही है। देखें ना, जिन कमोडिटीज के लिए वो लीकेजेज होती थी, वीट वगैरह के लिए, तो वो तो वहाँ दुनिया में सस्ती हो गई है, अब तो आपके यहाँ महंगे हुए। तो अब आप ये भूल जाएं कि अब वो स्मगल करेंगे, ना ईरान करेगा ना ये करेगा। अब हमारा उल्टा डॉलर अगर जा भी रहा है तो वो पेट्रोल की, जो आपकी डीजल की जो इंपोर्ट हो रही है, जो इलीगल स्मगलिंग हो रही है इनफैक्ट, उसकी वजह से जा रहा है। अदरवाइज तो कोई ऐसा आपका घर ही नजर नहीं आ रहा आपको कि आप लेके जाएं। हाँ, अब मेरी जो वरी हो रही है ना इकोनॉमी के हवाले से, कि जिसकी वजह से मैं समझता हूँ स्टेबिलिटी या इन्फ्लेशन में
करार वाकई आपकी इजाफा होना चाहिए वो है आपका ऑयल की प्राइजेस। जो अब आपके जो जंग के बादल जो मंडला रहे हैं, अल्लाह ना करे ये ईरान और इसराइल की, तो वो तो मुझे लगता है कोई मिनी वर्ल्ड वॉर होनी है आपकी, और ये पूरा आपका पूरे रीजन को घेरे में ले लेगी। और यही रीजन है जो ट्रांसपोर्ट कर रहा है सारी चीज़ें, यही रीजन है जो ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है आपका, और इसी रीजन में और आगे जाके सैंक्शन लगनी है, और इसी रीजन से हमारा मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। लेकिन हम ईरान से तो नहीं लेते ना ऑयल, थोड़ा सा उससे क्या ट्रांसपोर्ट तो होता है ना यहाँ से आप। क्या मतलब थोड़ा सा ना ये बड़ा अहम टॉपिक में ब्रेक लेके आ जाऊं। करेंसी को हम यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, थोड़ा सा करते हैं जी, करेंसी को हम क्लोज कर रहे हैं। सर आपने डॉलर ले लिए अब आप, लेकिन आप ये कहते हैं कि इसके ऊपर जो है हुकूमत भी काम करी, इम्पैक्ट आएगा? मुझे नहीं लग रहा, नहीं आएगा। देखिए मुझे एक बयान नजर आया था मेरे सामने शहबाज शरीफ साहब का कि रुपए को $240 को 240 रुपए पे लाना, मतलब ये है कि पता तो लग ही जाता है सर, पता तो लग गया ना। ये तो नहीं कह रहे कि यार हमें पता ही नहीं लगा। देखिए ये आप मान लें, हमने वो जो है ना एक तुफले जंग जिसको कहते हैं बजा दिया था। अब ये अवाम के हाथ में मेरा ख्याल है हो जाए तो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो जाएगा। जरा आ जाते हैं, थोड़ा सा एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। तो अगर पाकिस्तान ईरान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है हमारा, गैस पाइपलाइन भी नहीं हो रही तोला साहब, तो इसका मतलब यह है कि अब सूरत हाल अगर जंग होती है खुदा न खास्ता ईरान की इसराइल की, तो खित्ते पे क्या असरात होंगे और पाकिस्तान मईशत के एतबार से किस हद तक उसको सह सकेगा? ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अशफाक यूसुफ तोला साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वफाकी वजीर हैं। तोला साहब, डॉलर पे हमने काफ़ी बात की, ये भी बताइएगा आप कि तेल की कीमत के हवाले से आपने एक छोटा सा पॉइंट रेस किया था। अगर खुदा न खास्ता जंग हो जाती है, खुदा न खास्ता हम इसलिए कह रहे हैं, ज़ाहिर है हमारी ख्वाहिश तो ये है कि इसराइल अपना जुल्म रोके और फ़लस्तीनी जो है वो आज़ाद ज़िंदगी गुजार सके, लेकिन बहरहाल जो सूरत हाल दिख रही है, हम कोई भी जंग की ख्वाहिश रखना कोई अच्छी बात नहीं है, इस्लाम ने भी मना किया है। ईरान अगर हमला करता है जवाबी तौर पर अब इसराइल पे एम्बेसी के वाक़े के बाद, तो खित्ते पे जो असरात हैं उसका पाकिस्तान को कैसे फ़र्क पड़ेगा? सवाल मेरा कैसे है। देखिए कैसे से मुराद तो सबसे पहली चीज़ है जो आपकी चीज़ें टू या फ्रो ट्रांसपोर्ट होती हैं बाय सी, उस पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाएगा। रीजन की एक जो आउटपुट होगी फ्यूल की या ऑयल की, वो मेरा ख्याल है काफ़ी क्लिप हो जाएगी और मिलेगी तो बड़ी महंगी मिलेगी। तो एक तो फ्यूल प्राइस दुनिया को महंगी मिलेगी या थोड़ा सा पाकिस्तान को महंगी मिलेगी? पूरी दुनिया। कैसे पाकिस्तान पे कैसे इम्पैक्ट आएगा? पाकिस्तान पे इम्पैक्ट ऐसा आएगा ना कि देखिए जब आपका बिल बढ़ा डॉलर का, तो फिर आपकी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो फिर बढ़ जाएगा आपका। या तो आप कंजम्पशन कम करें, वो हो नहीं सकती, वो होती नहीं है, हो तो सकती है मगर होती नहीं है हमारे यहाँ। तो ये सब चीज़ों पे आपका ऑयल पे इम्पैक्ट आएगा, बाकी कमोडिटीज़ पाम ऑयल आपका इम्पोर्ट होता है, इन सब चीज़ों पे मेरा ख्याल है इम्पैक्ट आपका आना शुरू हो जाएगा। नहीं तो ईरान से कैसे इसका ताल्लुक बनेगा? ईरान से देखें वॉर हो रही होगी, उस जोन के अंदर शिपिंग बिल्कुल ही बंद होकर रह जाएगी, फिर वो अफ्रीकन रूट से लेके आएंगे तो उसमें आपको ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आपको बढ़ जाएगी। जैसे कोविड में आपने देखा था कि जिस तरीके से हमारी प्राइजेस बढ़ी थी, फिर एक डिमांड सप्लाई के मैकेनिज्म पे उनकी कमोडिटी की प्राइस एक बढ़ जाएगी। तो आप देखें ऑयल की प्राइस आपकी रात को जो क्लोज हुआ है ब्रेंट फ्राइडे नाइट, वो 90+ पे हुआ है, 95 पे अरब लाइट है। तो वो अगर आप 100+ आ जाती है तो फिर आपकी इकॉनमी, अमेरिकन इकॉनमी भी बहुत हद तक सस्टेन नहीं करती है। बट आपका जो न्यूयॉर्क है आपका NY जो वो आपका चल रहा है इस वक्त 85 समथिंग पे। तो ये एक आपको बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर देगा और इसी की वजह से आपकी RLNG महंगी हो जाएगी। कह भी नहीं सकते ना कि ये जंग कितनी तवील होगी, कितने इसमें ममालिक शामिल होंगे, इसराइल के साथ कौन खड़ा होगा। अक्टूबर वो तो आपके खैर सामने जाहिर ही है, रिटर्न ऑन द वॉल है कि अमेरिका उस तरफ होगा, यूरोप काफ़ी हद तक उस तरफ होगा। यहाँ पर मुस्लिम कंट्रीज मेरा ख्याल है वो ज़्यादातर न्यूट्रल ही होंगे। मेरा ख्याल है ईरान अकेला ही होगा। ईरान होगा, मेरा ख्याल है शाम होगा, ये थोड़ा बहुत इस तरफ से कुछ चले वो खैर हमारा मौजू कहीं और अल्लाह करे ऐसी कोई चीज़ ना हो और पूरा खत्ता बल्कि आलम उसमें अमन में रहे। अच्छा तोला साहब, पाकिस्तानी मईशत कदरे बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है, ये कहती है सरबराह IMF। कैसे बेहतर है? इन्फ्लेशन बढ़ने को बेहतरी कहेंगे?
ये कैमरामैन से पूछे महंगाई का क्या असर है इस पे? फिर आप उनसे ही सवाल कर लेते हैं। तो ये आप जरा टेक्निकल जवाब देना। देखिए टेक्निकल जवाब वो ये कह रही हैं कि आपके रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, आपकी अब टैक्स की वसाइल मेरा ख्याल है वो जो बढ़ जाएंगे इन्फ्लेशन की वजह से जो बढ़ रहे हैं, आपने वादा कर लिया है टैक्स रिफॉर्म्स आप करेंगे, तो इन सब चीज़ों की वजह से। लेकिन थोड़ा सा ये जो आपने कहा कि इन्फ्लेशन बढ़ा है, मुझे बताएं, मुझसे पूछे ना, तो मेरे आशारिये बेहतर होने के ये हैं कि आपकी जीडीपी में ग्रोथ हो, आपकी डॉलर की पैरिटी कम हो, आपकी इन्फ्लेशन में कमी हो, एम्प्लॉयमेंट आपकी आ जाए। ये आशारिये मैं अगर पाकिस्तानी के हवाले से देखता हूँ तो ये होने चाहिए, बट अगर आईएमएफ की अपनी एक दूरबीन है उससे वो देखते हैं चश्मों से तो ठीक। लेकिन ये अजीब व गरीब दूरबीन नहीं है कि जिसके अंदर इन्फ्लेशन बढ़ने को आप कारकर्दगी क्या है? देखिए उनका ये होता है कि हमेशा के पहले आप ग्रोथ कम करें, इन्फ्लेशन बढ़ाएं, और क्योंकि डिमांड आपकी कम होनी चाहिए ताकि जो कि हमारे मुल्क में है ही नहीं, ठीक है जी। तो और फिर इसके बाद उसको आप आहिस्ता आहिस्ता टेपर ऑफ करें और वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। अच्छा। हम इनके प्रोग्राम में रहते हुए 2013 से 17 में इनके प्रोग्राम में रहते हुए हमने रिवर्स मैकेनिज्म पे काम किया था और अल्लाह का शुक्र है हम बड़े। अच्छा, अतीक मीर साहब एक होते हैं यहाँ कराची में, उनका कहना है कि 70% हमारा माल इस दफ़ा बिका नहीं है ईद के ऊपर, वरना हमेशा ही आती था बयान कि ईद का सीज़न बड़ा अच्छा गुजरा है, तो मार्केट्स में रश भी बड़ा मुनासिब सा था। तो ये इन्फ्लेशन जो आईएमएफ का जो मॉडल है ये उसके मुताबिक है कि डिमांड कम हो जाए। देखिए डिमांड तो कम हुई है और परचेजिंग पावर ही नहीं है लोगों के पास। मैं देखता हूँ, मैं भी कल कहीं गया तो वॉक इन हुआ, तो वो वहाँ वॉक इन का आप तस्वर भी नहीं करते थे, क्यूज होती थी, सुबह से बुकिंग कराते थे, एक दिन पहले से कराते थे। तो थोड़ा सा ये जो एक तासुर एक हो जाता है कि जी लोगों के पास बड़ा पैसा है, या एक आम सा जुमला है पाकिस्तान में, किसी का कोई काम नहीं रुक रहा, सारे लोगों के मसले हैं, तो ये चंद फिर फीसद लोग हैं जिनके ये मसले नहीं रुक रहे। बिल्कुल सही, आम आदमी मुश्किल का शिकार हुआ है। आपका भी यही तजर्बा तज्जिया है? बिल्कुल ये था कि एक हद तक यानी कि वो लोग हैं उनको परवाही नहीं है, और बाकी जो होती है ना वो स्विंग्स होती हैं आपकी मईशत के ऊपर। अगर कारोबार चल रहा होता है, उनके जेब भरे हुए होते हैं, तो वो परचेजिंग पावर के हिसाब से खर्चा करते हैं। हमने असल में जो दो गलतियां की हैं, एक जब शौकत अजीज साहब होते थे और फिर जो शौकत तरीन साहब आए, हमने जो है ना रिटेल बैंकिंग बहुत खोल दी थी। उससे जो कर्ज जो था ना वो उसका आपका जो जितनी आपकी हैसियत थी उससे ज़्यादा आपने कर्ज ले लिया था, और उस कर्ज के हिसाब से आपको प्रॉब्लम ये आया कि रीपेमेंट की आपकी जो सेविंग होनी चाहिए थी ना वो ट्रांसलेट हो गई आपके डेट में, तो वो इम्पैक्ट हुआ। और ये दोनों माशाल्लाह एक शौकत तरीन और एक शौकत अजीज के दौर में। तो फिर बैंकर अब एक आ गया, मेरा ख्याल है आई थिंक इस वक्त हालात वो नहीं है कि उस लेवल पे जाके वो कर सकेंगे, मगर फिर भी मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं लग रहा अब ये हालात हैं कि जो इस तरीके से कोई, अब तो मेरा ख्याल है ये मोड होगा आईएमएफ के प्रोग्राम को हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं उस पर तमगे मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब दोबारा आएंगे तो एशियाई डेवलपमेंट बैंक की एक रिपोर्ट है, उसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हैं, कुछ चीज़ों की तरफ तवज्जो भी उन्होंने दिलवाई जिसमें सियासी अदम इस्तेहकाम का तज़किरा किया है। तोला साहब का मौजू अमूमी तौर पर सियासी होता नहीं है, लेकिन कम से कम समझने की हम कोशिश ज़रूर कर लेंगे कि सियासी अदम इस्तेहकाम से यहाँ एशियाई डेवलपमेंट बैंक की मुराद क्या है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अशफाक यूसुफ तोला साहब मेरे साथ मौजूद हैं, साबिक वफाकी वज़ीर हैं। तोला साहब, मैं इख्तिताम की तरफ हम जा रहे हैं, कुछ तबसरा भी कर दीजिएगा, तबसरा तजिया भी कर ही रहे हैं, ज़ाहिर है आप। वर्ल्ड एशिया डेवलपमेंट बैंक ये कहता है कि इस्लाहात पर अमल किया गया तो इस साल से पाकिस्तान की माशी बहाली का अमल शुरू हो जाएगा। कैसे वो मईशत बहाल होगी? दोनों तीनों चारों चीज़ें, बल्कि अब रिपोर्ट आपने देखी होगी, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सियासी अदम इस्तेहकाम वाला सवाल में थोड़ा सा आगे जाके सबसे पहले तो आपको ये कहा गया है कि यानी कि जो इन्फ्लुएंस है कि 25% आपका इन्फ्लेशन रहेगा। उसका मतलब है आप भूल जाएं कि आपका इन्फ्लेशन कम होगा, आपका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होगी, आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, और ग्रोथ बढ़ने के साथ साथ आपके टैक्स के वसाइल जो होंगे वो बढ़ेंगे। काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको तकलीफ़ दे अमल से गुजारेंगे, और दूसरी तरफ वही ज़ाहिर बात है जो मैं कह रहा हूँ कि करेंसी भी नीचे नहीं आएगी। तो ये तो रेसिपी नंबर 1 है एशियन डेवलपमेंट बैंक के हिसाब से। मतलब आप अगर साल आप ये गुजार गए
इसी तरीके से। ये फिस्कल ईयर यानी कि जो जून से शुरू होगा, हाँ, अगले साल जुलाई तक और जून तक जी। फिर इसके बाद आप इंशाअल्लाह ताला आपकी महंगाई में इजाफा तो होगा बट कम रफ्तार से होगा। ठीक है, ये नहीं है कि कोई महंगाई में कमी वाकई होगी, महंगाई में इजाफा होगा, इनके 25 की बजाय 15% होगा बट कम रफ्तार से होगी। तो जब कम रफ्तार से होगी तो फिर आपकी इंटरेस्ट रेट कम होगी, जब आपकी इंटरेस्ट रेट कम होगी तो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी या ग्रोथ बढ़ जाएगी, जब ग्रोथ बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली करेंसी लेवल नीचे आ जाएंगे। यानी वो एक पूरी विशिष्ट सर्कल के हिसाब से उन्होंने बताई है। और मेरे ख्याल से देखें, अल्लाह खैर करेगा, बट वही ये मेरा ख्याल है वो IMF का जो है ना शेडो उन्होंने बनाया हुआ है, और इस शेडो के तहत आप देख लेंगे वर्ल्ड बैंक की भी यही रिपोर्टें आ रही होंगी, एशियन डेवलपमेंट बैंक की भी यही आएंगी और IMF की भी यही आएंगी। तो ये बिल्कुल जब आप नेगोशिएशन भी करते हैं तो वो दोनों पार्टनर भी बैठे होते हैं वहाँ पर, तो उनकी जारी बात है, एक टोन है, उस टोन में वो बात कर रहे हैं। अच्छा तोला साहब, ये आप ये कह लें कि एक ही फार्मूला है ना जिसके मुताबिक सारे चलते हैं, एक ही रेसिपी है, तो अब वो सबको जायका ठीक दिखेगा। जी जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की हकीकी फेवर के अंदर मामला ठीक होंगे या सिर्फ ये कागज थोड़े से बेहतर हो जाएंगे इन तीनों के लिए? क्या इन चीज़ों के लिए आप तैयार हैं या आपका कैमरामैन या आपका आवाम तैयार है? सर तैयार से क्या मुराद है और रास्ता क्या है? देखिए ना, बात सिर्फ इतनी सी है कि ये तो बेचारे कुछ बोलेंगे नहीं, आप और मैं, मगर ये तो आप मेरा ख्याल है मार देने वाली बात है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस रेसिपी से पाकिस्तान को कोई फ़ायदा होगा, बट अगर मजबूरन हुकूमत समझती है, हुकूमत वक्त समझती है कि ये करनी चाहिए तो ठीक है। 2/3 अक्सरियत है इस हुकूमत के पास, ये क्यों नहीं करेगी? जी जी अल्लाह करे, मैं तो खुद खुश होता हूँ कि इतनी अच्छी हुकूमत में 2/3 अक्सरियत के साथ अगर हम अपना फार्मूला नहीं लगा सकते, जहाँ पर हमने सारी चीजें हमारे पास गुंजाइश है नेगोशिएशन की इन लेंडर्स के साथ कि हमारा फार्मूला है, प्लीज एक्सेप्ट दिस। मेरा ख्याल है करेंगे, ऐसी बात नहीं है जो हमारे। अगर हमारा फार्मूला लगता है तो फिर क्या होगा? 2 साल पट्टे बांधने पड़ेंगे, यहाँ 2 साल महंगाई भुगतेंगे, वहाँ 2 साल पट्टे बांधेंगे, वहाँ फिर आप हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएंगे। फिर आपको कोई ये जो है ना, जो PM साहब कह रहे हैं ना, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, लोन नहीं चाहिए। अच्छा, हम बात कर रहे हैं 2-3 हमने नए वेंचर भी तो शुरू किए हैं ना, एक SIFC और दूसरा हमने एक वेंचर शुरू किया है कि हम बीमार इदारों को बेच रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ये 2 जो बोझ उतरेंगे, इसका इम्पैक्ट कब तक आएगा? अगर ये एक इनकम का एक मैं SIFC तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, मैं इसीलिए उससे ज़्यादा वो होता हूँ कि वो उनकी एग्रीकल्चर साइड है बड़ी स्ट्रांग है। बाकी 2 साइडों से मेरा ख्याल है इतना जल्दी आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जैसे कंप्यूटर की आपकी जो IT रिलेटेड एक्सपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो मैं आज भी कह रहा हूँ आपकी पोटेंशियल 10 से 15 अरब डॉलर की है, बट सारे ये बीच में दुबई में या दूसरे कंट्रीज़ में कंपनियाँ खुली भी हैं, वहाँ से रूट होकर आ रही हैं मोस्टली। कंपनी सारे ऐसे नहीं है बट मोस्टली। तो एक तो ये आपको जब तक आप ये ख़त्म कर दें ऑटोमेटिकली आपका मसला ख़त्म हो जाता है। दूसरा, आपकी ये जो एग्रीकल्चर यील्ड है वो वन ऑफ द मिनिमम इन द वर्ल्ड है। तो लोएस्ट जब आपकी वर्ल्ड में हो, आप उसको, मेरा SIFC बड़ी कोशिश कर रही है और मैं इससे कोई दो राय नहीं है कि 9.1 मिलियन हेक्टर लैंड के ऊपर वो बात कर रहे हैं, विच इज़ 1/3 ऑफ द कल्टिवेटेड लैंड इन पाकिस्तान। तो अगर आप इसको करते हैं और कॉर्पोरेट फार्मिंग के ज़रिए अगर आप अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाते हैं और फूड सिक्योरिटी तो आप अपने नेबर को देते हैं, तो मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कोई कोई राय होनी, 2 राय होनी चाहिए। बहुत अच्छा एक होगा और आपका एक्सपोर्ट बहुत बढ़ेगा। इसका इम्पैक्ट कब आएगा? सर 2 साल तो कम से कम लगे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना आपको कि जी अपना पट्टा बांध लो। अच्छा चले, इसको थोड़ा सा आसान कर लेते हैं, थोड़ा सा इख्तिताम की तरफ अब है। बीमार इदारों का बोझ उतरने का चांस है, PIA वगैरह। सर देखें, PIA को बीमार हमने किया है सियासी तौर पे। सर उसको अब छोड़ देना, अब तो आगे चला गया काम उससे। मगर अल्लाह करे ये हो जाए, हो रहा है, हो जाएगा, ठीक है। PIA हो जाता है और बाकी पावर सेक्टर में कुछ थोड़ी सी इस्लाहत हो जाती है। सेक्टर में देखें, मैं आपको बताऊँ इस्लाहत में क्या है, लाइन लॉसेस का है, ये सबको आपको पता है लाइन लॉसेस कहाँ से होते हैं। आप रोज एक दिन आप अगर जहाँ पर पेमेंट नहीं हो रही है या कुंडा कल्चर है वहाँ आप करें तो आपको पता चल जाएगा कि जी वहाँ पर दूसरे दिन स्ट्राइक होगी और आप वहीं पे बैठ गए। तो ये इश्यूज आपको हैंडल करने पड़ेंगे और ये उस वक्त तक नहीं हो सकते जब तक आप मजदूर की कम से कम उजरत 50,000 ना कर दें
और पेएबल हो लोगों के पास, ये परचेजिंग पावर हो उनकी भी, कम से कम मिनिमम जिंदगी सांस ले, 50,000 में भी नहीं ले सकते मगर फिर भी सांस लेने की कोई गुंजाइश हो। दूसरा, आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ऑलमोस्ट डबल करें। ये ऑनरेड एरिया कुछ 5,000 6,000 ये कोई नहीं है। आप आज इन्फ्लेशन आपने अभी आप कह रहे हैं जी, रिपोर्ट कहती है 25% बढ़ेगा, आपका स्टेट बैंक कह रहा है 21% बढ़ेगा, तो आप कहाँ जाएंगे यार। सर सियासी अदम इस्तेहकाम चैलेंज है अब हमारे लिए? बिल्कुल चैलेंज है। देखिए, क्या अदम इस्तेहकाम, मतलब 2/3 अक्सरियत है, सारे एक पेज के ऊपर है। नहीं, देखें, एक सड़कों वाला अदम इस्तेहकाम होता है अगर आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा, वो सियासत हो या ना हो, अगर आवाम भूखी रहेगी तो वो रोड पे आएगी। ये तो बड़ी, और ये अल्लाह ना करे आए, मेरी दुआ है ना है, मगर जिस तरीके से हम पॉलिसीज को लेके चलेंगे, और जो आपने पिछले साल भी देखा था कि एक बहुत बड़ा एजिटेशन होते रहा है ये IMF के प्रोग्राम में जब हम जा रहे थे, और जब गए तो भी जाहिर बात है पब्लिक आपकी बैठ गई है। बट व्हाट आई एम सेइंग कि अब देखें, सबसे पहला सियासी अदम इस्तेहकाम आपने देखा होगा जब आपने CPEC करने के लिए गए थे और धरना हो गया। बिल्कुल, तो वो सियासी इस्तेहकाम था। आज लोग डरते हैं आते हुए, बोलते हैं यार हम इस कंट्री में कर देंगे, और अगर फिर कोई सरफरी हुकूमत आ गई जैसे आ गई थी पहले, तो हमारा क्या होगा। ये इशूज़ आपको इनको मिटिगेट करना पड़ेगा और उसको लोगों के जहनों से निकालना पड़ेगा। लोग तैयार हैं, हमारे पास इंक्वायरीज आ रही हैं, SIFC के हवाले से भी काफ़ी आ रही होती हैं, रोज़ हम एडवाइजेस कर रहे होते हैं, बट फाइनली लोगों के जो डिसीजन होते हैं वो रुक जाते हैं, कहते हैं यार पता नहीं क्या होगा, किस तरीके से ये कंट्री चलेगा। तो ये सियासी अदम इस्तेहकाम तो अगर रहेगा तो जाहिर बात है आपका इकनॉमिक। तो साहब, मौजूदा टीम कुछ सोच रही है हालात को बेहतर करने की? मॉडल्स तो ज़ाहिर मौजूद है ना, ABCD चीज़ें मौजूद हैं, आपने भी बयान की, ज़ाहिर है की भी नज़र में कुछ होंगी, कुछ प्रोग्रेस आपको दिख रही है? मुझे सर नज़र आ रहा है इस वक्त उनकी एक ही ऐनक है, IMF की ऐनक। अब IMF को देखते हैं वो किस तरीके से नेगोशिएट करते हैं। मेरा ख्याल है बड़ी कॉम्पिटेंट लोग हैं। आप ये कहते हैं कि नज़र आ जाएगा 5, 8, 6 महीने के अंदर? नॉट ओनली, मैं तो जून तक कह रहा हूँ। जून तक, यानी कि 3 महीने में, 2 महीने में? आप मैंने देखा ना, इस बजट से पहले IMF का प्रोग्राम आपने करना है, देखते हैं क्या होता है, उसमें क्या कंडीशंस आती हैं, आप किस तरीके से इसको यानी कि अपने कंडीशंस को मनवा सकते हो। जैसे 2013 के अंदर आपने देखा होगा काफ़ी कंडीशन हमने मनवाई थी। अब भी आप देख लेना, अब अगर यही हम नहीं कर सकते कि 235 का डॉलर 280 में बिके और हम अपनी मर्जी ना चला सकें, तो फिर कब चलाएंगे। बहुत शुक्रिया अशफाक यूसुफ। तोला साहब मेरे साथ मौजूद थे। उम्मीद यही है नाज़रीन की हुकूमत उन तमाम गुफ्तगू और बातों को ज़रूर कोई तवज्जो देगी कि जो माशरे के मुख्तलिफ ऐसे तबकात की जानिब से जो जानते हैं, काम को जानते हैं, मईशत को जानते हैं, मईशत के बर्ताव को जानते हैं, काम कर चुके हैं, वो ज़रूर सुनेगी, ताकि रिलीफ का भी कोई सबब इंसान आवाम के लिए बन सके और ज़ाहिर है कि मईशत चल भी सके। आज के प्रोग्राम से इतनी याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।